नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल दहला देने वाली हैं। शिमला जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट के लिए जन्नत माना जाता है, आज वहां के लोगों के लिए जहन्नुम बन गया है। ताश के पत्तों जैसी गिरती बिल्डिंग्स, जान बचाने के लिए लोगों की चीख पुकार सुनकर आत्मा हिल रही है। सबसे पहले आप ये रूह कांपाने वाली तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे पॉश इलाकों में से एक, शिमला की राजधानी, ठीक बस अड्डे से काट रोड से जो मॉल रोड के लिए जाने के लिए लिफ्ट जाती है, उसी के ठीक नीचे की ये जगह है कृष्णनगर इसे कहते हैं, जहां ये बिल्डिंगें गिरी। कृष्णनगर के नीचे बाईपास रोड है जिस पर एक स्लॉटर हाउस था, उस पर जाकर ये बिल्डिंगें गिरी और इस घटना के एक वीडियो को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शेयर भी किया है। इसी मकान के गिरने की तस्वीरें जरा आपको टॉप एंगल से दिखाते हैं। ये आप देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह बिल्डिंग्स एक दूसरे के ऊपर गिर रही हैं, जैसे बिना बेस के ये हवा में बनी। आप ये देखिए नीचे जो आपको रास्ता नजर आ रहा है वो बाईपास रोड है और उसके ऊपर काट रोड है, जिसके बीच में ये कॉलोनी है जिसे कृष्णनगर कहते हैं। आप देखिए किस तरह से भरभरा कर ये बिल्डिंग्स गिर रही हैं और लोगों की चीख पुकार आप सुन सकते हैं। ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है वो देखो, खाली हो गया बस सारा। अरे बाबा, इसके अंदर लोग तो नहीं बने हैं। नहीं खाली कर देते हैं। चले जाओ यहाँ से, और पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ यहाँ से। खाली है, नीचे निकल जाओ। अब जरा आपको टॉप एंगल से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप ये देखिए पहले एक पेड़ गिरता है, फिर वो ईंट की जो इमारत है वो किस तरह से भरभरा कर गिरती है और फिर चूंकि सीढ़ीदार तरीके से एक घर होता है, उसके नीचे दूसरा घर होता है, फिर तीसरा घर होता है, सब घरों को यानी 5-6 घरों को ये अपने साथ लेता हुआ नीचे आया मलबा और जाकर एक स्लॉटर हाउस पर गिर गया। नीचे से एक बाईपास रोड है जो कि अगर आप आउटर शिमला से संजौली ढली की तरफ अगर जाना चाहते हैं, जो आगे फिर नारकंडा तक सड़क जाती है, वहां पर ये आप देख पा रहे होंगे नीचे वो आपको सड़क नजर आ रही है जिस पर ये स्लॉटर हाउस था और किस तरह से ये एक के बाद एक मकान गिरते चले गए और फिर जाकर स्लॉटर हाउस पर गिर गए। और कहा जा रहा है कि उसमें कुछ लोग थे जो अभी भी दबे हुए हो सकते हैं। 2 लोगों के मरने की अभी तक खबर है। ये आप देखिए टॉप एंगल से हम आपको ये पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, कितना भयानक ये मंजर है। दर्दनाक चीखें लोगों की आप सुन सकते हैं, कोई इसमें था, कोई इसमें था, निकल जाओ, हट जाओ, इस तरह की आवाजें आप सुन सकते हैं। आप देखिए किस तरह से ये एक के बाद एक जो इमारत है वो गिरती चली गई और जाकर स्लॉटर हाउस पर गिरी। स्लॉटर हाउस भी एकदम जमींदोज हो गया, सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। तो इस बार 13 अगस्त से जो बारिश शुरू हुई है, 60 लोगों की अब तक जानें चली गई हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कितना भयानक ये अगस्त का महीना इस बार रहा। जुलाई में भी इस तरह की बारिश हुई थी लेकिन तब संपत्ति का नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार जान का नुकसान हो रहा है। क्या कारण है? लगातार हो रही बारिश इसकी एक वजह बताई जा रही है। नमाकार से निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है वो देखो, खाली हो गया बस सारा। अब आपको दिखा रहे हैं 14 अगस्त की तस्वीर। ये आप देखिए ये शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर है, बेहद प्राचीन शिव मंदिर है। यहां एक पानी की बावड़ी भी है और कहा जा रहा है कि इससे ठीक ऊपर यानी 2-3 सड़क अगर आप ऊपर चले जाएं तो वहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जिसे पहले वाइस रीगल लॉज कहा जाता था, वहां से वो मलबा आया और आकर इस शिव मंदिर के ऊपर गिर गया और इसमें भी कितना भयानक तबाही हुई है। ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं जब ये मंदिर बिल्कुल इंटैक्ट था। ये शिव मंदिर आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत, ये बेहद प्राचीन मंदिर है। हालांकि उसके बाद इसका नवीनीकरण हुआ और बेहद प्राचीन, काफी मान्यता इस मंदिर की बताई जाती है। समर हिल जहां पर यूनिवर्सिटी है, यहां एक रेलवे स्टेशन भी है, उससे थोड़े फासले पर यह शिव मंदिर था। बेहद प्राचीन ये मंदिर आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत इस मंदिर की शक्ल नजर आ रही है। ये जब तबाही
हुई उससे पहले, यानी 14 अगस्त को ये जो भयानक तबाही हुई, जो कि सारा मलबे में तब्दील हो गया ये मंदिर। ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये लाल रंग की इमारत है। और फिर उसके बाद देखिए, ये पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बाद की तस्वीर आप देखिए कि ये सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया और इसमें कई जानें भी गई हैं, लगभग 12 के करीब जानें इसमें गई हैं। आप देखें कि कितना भयानक तबाही लेकर आया। 14 अगस्त को यह दुखद हादसा हुआ है। शिमला में ही समर हिल है, जहां पर एचपी यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है। और आप देखिए यहां पर किस तरह से तबाही फैलाता हुआ ये मलबा है और हर कुछ मलबे में तब्दील हो गया। यहीं पर एक रेलवे ट्रैक भी था जिसके नीचे का पुल ही बह गया, तो सब कुछ यहां पर तबाह हो गया। कुछ लोग यहां पर पूजा के लिए आए थे और सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में पूजा के लिए एक परिवार आया था, उनके साथ काफी सारे लोग आए थे। तो किस तरह से मंदिर जो है एकदम मलबे में तब्दील हो गया। और उसके बाद वहां पर एक रेलवे ट्रैक भी जो था वो भी पूरी तरह से उसके नीचे का पुल टूट गया, तो हवा में वो रेलवे ट्रैक जो है लटकता हुआ पा गया। आप देखें किस तरह का ये तबाही के बाद का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद भयानक ये मंजर है। तो आखिर बिल्डिंग्स के ऐसे गिरने की वजह क्या है? सिर्फ शिमला में ही 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोगों को रेस्क्यू भी करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के हालात पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरे सहयोगी पीयूष मिश्रा के साथ बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बताया, जरा वो आपको सुनवा देते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से तबाही का मंजर पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे मंडी की बात हो, शिमला की बात हो, कांगड़ा की बात हो, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए? नहीं, देखिए, हमारा सबसे पहले काम तो रेस्क्यू का है। जो लैंडस्लाइड्स में लोग दबे थे उनको निकालने का था, लेकिन अभी भी कुछ लोग दबे हैं जिनकी ज़िंदा रहने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। अब सिर्फ भगवान पर ही आशा है। दूसरा, जहाँ कांगड़ा वाले एरिया में पोंग डैम से पानी छोड़ा गया है, उससे जो हमारी फसलों को नुकसान हुआ है, वहाँ भी इवैक्यूएशन हमने कोई 458 के करीब इवैक्यूएशन हमने कर ली है। और मैं खुद भी अभी उसमें को देखने जा रहा हूँ, और वहाँ से फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। तीसरा, हमारी जो डेथ टोल है पिछले 48 घंटे में वो 62 के करीब हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही है और हमारी सरकार पूरी तरह तत्परता से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अगर देखा जाए सर, तो ये दूसरा फेज तबाही का हम कह सकते हैं। इस बार बहुत भयावह तरीके से जो है तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, पता ही नहीं चलता और अचानक से जो है लैंडस्लाइड आ जाता है और अचानक लोग जो है उसके चपेट में आ जाते हैं। क्या कारण आपको लगता है? नहीं, ठीक कहा। पहली जो हमारी 7 जुलाई से जो तबाही हुई थी, उसमें संपत्ति और संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और जो अभी हुई है 13-14-15 अगस्त को, इसमें जीवन का बहुत नुकसान हुआ। काफ़ी लोग हमें छोड़कर चले गए। और सावन माह का अंतिम सोमवार था, सब लोग जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग में जा रहे थे। उसमें कम से कम 30-35 लोगों के लोग होंगे, जिसमें से 13 शव को निकाल लिया गया है। बाकी देख रहे हैं कि कोई जीवित बच सके। और कई जगह लैंडस्लाइड्स हुआ है, जिसके कारण काफ़ी घरों को नुकसान हुआ और काफ़ी मौत। मंडी में 19 लोग हमारे बह गए। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण, कल आपने भी उस मुद्दे को उठाया था कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से कई जगह जो है इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, शिमला में कई जगह ड्रेनेज सिस्टम नहीं, नालों पर घर बन चुके हैं। वो पुराने, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ तो मुझे पता है, और मैं काउंसलर भी रहा हूँ। तो हम सोचते कि मेरे घर का पानी दूसरे के परे बाहर जाए, पहाड़ पे गिरता रहे, हमें नहीं, उससे पहाड़ कच्चा होता। तो ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। कल मैंने इसकी एक हाई पावर मीटिंग भी की है, और जो मेरा अनुभव है, मैंने अधिकारियों को बताया कि ड्रेनेज भी होना चाहिए। और ड्रेनेज कहाँ करना है, किस नाले में करना है, नाले को स्टॉप नहीं करना, नाले को चलने देना है। किस प्रकार की ड्रेनेज बननी चाहिए, जो अंग्रेज़ों के टाइम की थी, उस प्रकार की ड्रेनेज के मैंने उनको बोला कि आपने मैप निकालिए कॉर्पोरेशन से, और वहाँ आपको पता लगेगा। क्या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी एक बड़ा कारण है? नहीं, अनऑथराइज्ड नहीं, ड्रेनेज सिस्टम बड़ा कारण है। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो जुलाई के महीने में बारिश हुई थी उससे संपत्ति और संपदा का नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार जो 13 अगस्त से बारिश शुरू हुई है उससे कई जानें गई हैं। तो ये बताते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। उनसे जरा हम बात करते हैं, उनसे ये जानते हैं कि इस बार किस तरह के हालात जो हैं वो उसके पीछे वजह क्या है। जयराम जी, मन बहुत व्यथित है इस बार जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दुखद
हादसा हुआ है शिमला में, हम हिमाचल प्रदेश में पूरे अगर हम देखें तो आप क्या समझते हैं, ये बारिश पहली बार तो हो नहीं रही, सालों से इस तरह की बारिश हिमाचल में होती है, इस बार क्या अलग वजह है जो इतना नुकसान हो रहा है, इतनी जाने जा रही हैं? जी, अब की बार जो बरसात का ये दौर जो है वो बहुत स्पैन 20 का लंबा और बारिश भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हुई है। और मैं ये कहूँ कि सर्दी के बाद गर्मी तो आई ही नहीं, सीधे बरसात आ गई है। और ऐसे में बारिश ज़्यादा होना एक कारण तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में एक बहुत वर्षों के बाद हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं ऐसी स्थिति जो है 50 वर्ष पहले भी 60 वर्ष पहले भी नहीं थी, जब एक बार ज़्यादा बारिश हुई थी। और इसके कारण जो है जो नुकसान हुआ है वो नुकसान जो है अप्रत्याशित है। हम सब लोग हिमाचल प्रदेश में बहुत चिंतित हैं, सहमे हुए हैं लोग, जो बाहर से भी इन दृश्यों को देख रहे हैं, जो खबरें उन तक पहुंच रही हैं वो विचलित करने वाली है निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको सोचना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी तरह से हम किस प्रकार से जीवन यापन की कल्पना कर सकते हैं। और यहाँ शांति प्रिय तो है, सारे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सारी एनवायरनमेंट भी अच्छा है, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जो है जो विचलित कर देती हैं। और जिस प्रकार से अभी हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई हैं पिछले 1 महीने के अंदर, बहुत सारा लाइफ लॉस जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और उसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, चाहे वो रोड्स का है, चाहे वो बिल्डिंग्स का है, और प्राइवेट लोगों का भी जो है वो डैमेजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। जयराम ठाकुर जी, अब से कुछ देर पहले हमने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात सुनवाई थी अपने दर्शकों को। एक बात कर रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे। मैं भी चूंकि हिमाचल का हूं, मैंने इस पिछले 40 सालों में करीब देखा है 11-12 हजार लोगों के लिए शिमला को बनाया था अंग्रेजों ने, और उसके बाद अब 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। कच्ची घाटी हो, न्यू शिमला हो, विकास नगर हो, मैली गांव हो, ढली हो, संजौली हो, घर ही घर बन गए हैं और वो पिलर्स पे खड़े हैं घर। तो वो उन पे चेक होना चाहिए था कहीं ना कहीं। और अगर हम एनएच की भी बात करें तो जो चौड़ीकरण हुआ है, 4 लेन बना है, हम देख रहे हैं आए दिन वहां पर ऊपर से पहाड़ गिरता है, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं इसको देखना चाहिए था। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? निश्चित रूप से ये जिम्मेवारी सरकार की जिम्मेवारी है, इसमें तो दो राय ही नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत बड़ा कारण है इस तबाही का। और ख़ास तौर से अगर हम शिमला के अंदर हम अगर बात कहें तो शिमला के अंदर तो ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ख़राब हो गया। घर बनते गए, पानी कहाँ जाना चाहिए, किस प्रकार से उसको चैनलाइज करना चाहिए, और वो सारी चीज़ को लेकर के गंभीरता से प्रयत्न हुए नहीं। और आज ये स्थिति है कि एक घर का पानी दूसरे घर में, दूसरे का तीसरे घर में, इस प्रकार से जाते जाते नुकसान हो रहा है। और आज शिमला में अगर डैमेजेस हुए हैं उसमें बहुत बड़ा कारण तो मैं समझता हूं कि ड्रेनेज सिस्टम का भी रहा है। और उसके बाद दूसरा जो रहा है, दूसरा कारण यह है कि हैफाजत जो कंस्ट्रक्शन है, अंधाधुंध जो है वो कंस्ट्रक्शन यहाँ शिमला के अंदर जो हुई है वो भी एक कारण है। और कंस्ट्रक्शन में नॉर्म्स का पालन नहीं होना। और आज हमारी स्थिति यह है कि ये कंस्ट्रक्शन आज से कई साल पहले हुई पड़ी है, और आज इसको तोड़ने की बात आती है, हटाने की बात आती है तो बहुत हल्ला पड़ता है, इसलिए सब चुप हो जाते हैं। लेकिन आज इस सारी घटना के कारण हम इस बात को देख रहे हैं कि आने वाले समय में हमको सोचना ही पड़ेगा कि जो कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से हुई है, जिसमें नॉर्म्स की वायलेशंस हैं, जिसमें जिस तरह मजबूत स्ट्रक्चर जहां शिमला के लिए स्पेसिफिकली जो होना चाहिए इंजीनियरिंग की गाइडलाइंस के मुताबिक, नॉर्म्स के मुताबिक, उस तरह का नहीं है, तो उनके बारे में जयराम जी जरा समझना चाहेंगे। देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था कि चूंकि हेरिटेज शहर है शिमला, तो छतें जो हैं वो लाल या हरी होनी चाहिए थी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, चूंकि आपने भी 5 साल सरकार चलाई है, तो लोगों से मिल बैठ के बात हो, क्योंकि अब इस तरह की त्रासदी वापस फिर से ना हो, क्योंकि बारिशें तो फिर होंगी और फिर इस तरह के अगर हादसे होंगे तो बहुत ही भयानक वो तस्वीर होगी। तो वो चेक उस पर कैसे लगेगा? सॉल्यूशन क्या है?
नहीं, देखिए एक बात को लेकर के तो इसमें एनजीटी ने पहले ही एक ऑर्डर किया हुआ है, और जो ऑर्डर जिसमें यही कहा है कि 2.5 स्टोरीज ही परमिसिबल होगी शिमला के अंदर, वो तो एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, आगे के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ चीज़ों को लेकर के क्या सोचना है वो तो एक विषय है ही, लेकिन फिलहाल तो हमारे सामने स्थिति यह है कि जो कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है वो कंस्ट्रक्शन कई जगह सेफ नहीं है। आज ही जैसे जहां घटनाक्रम अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे कृष्णनगर का, वो सारा इलाका ऐसा है, लगभग 8,000 की वो पॉपुलेशन की वो कॉलोनी है, वो 7 और 8,000 के बीच में पॉपुलेशन है, और उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ नहीं है। बनाते गए और रहते गए लोग, और ना ड्रेनेज का सिस्टम है, और ना ही उसमें सीवरेज का कोई सिस्टम है, और ना ही कोई इस तरह से उसकी फाउंडेशन पक्की की गई है। तो ऐसे में वो चिंता का विषय ही है। तो ऐसे में मेरा तो यही कहना है कि आने वाले समय में बहुत सोचना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, पर्टिकुलरली जो मकान बनाने का विषय है, चाहे वो शिमला है, चाहे शिमला के अतिरिक्त और जगह भी अगर हम बात करें, तो कुछ सख्ती करने की आवश्यकता महसूस होती है, और वो होनी ही चाहिए। जयराम जी, हम लगातार आपके ट्वीट्स को देख रहे हैं। 4 लेन नेशनल हाईवेज की या इसकी जी बोलिए जी, जो नेशनल हाईवे 4 लेन्स की बात कर रहे हैं, सड़कों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम देख रहे हैं सड़क बनाने के लिए तो हम जल्दी करते हैं, लेकिन उसमें भी ये ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण, डंपिंग हमारी प्रॉपर नहीं होने के कारण मलबा जहां मर्जी फेंक देते हैं, उसके बाद सॉइल इरोजन होता है। और ये हमारा हिमाचल का जो मिट्टी का जो स्टेटा है यहाँ पर जो है वो फ्रजाइल है, एकदम बिखर जाता है। थोड़ा बारिश नमी के कारण जो है एकदम बिखर जाता है, जो फिर आने वाले समय में फिर बहुत लंबा नहीं टिकता है। इसलिए हमको हिमाचल प्रदेश में हर साल हम सड़क बनाते हैं, लेकिन दूसरी साल हमको सड़क नए सिरे से बनानी पड़ती है। कई जगह, अधिकांश जगह ऐसा जो एरिया, जो पहाड़ वाला एरिया है पर्टिकुलरली, वहाँ की समस्या ये बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और जयराम जी, एक और सीरियस कंसर्न है। आप तमाम हिमाचल में घूम रहे हैं, हम आपकी भी तस्वीरें देख रहे हैं, रात दिन आप भी घूम रहे हैं। आप वो शिव मंदिर भी गए थे समर हिल में, जो वो हादसा हुआ, जरा उसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। दूसरा, जो चूंकि टूरिज्म स्टेट है हिमाचल, एक बड़ी इकॉनमी है, उसके अलावा सेब की एक बड़ी इकॉनमी है, 5,500 करोड़ की सेब की अगर हम बात करें, तो एप्पल ग्रोवर्स को इस बार कैसे सेब पहुंचाना है दिल्ली तक और बाकी जगहों तक। और दूसरा, होटलियर्स को नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक बड़ा कंसर्न है। हालांकि होटल्स जो है इतनी बेतहाशा तरीके से बने हैं, तो वो भी काफी हद तक नुकसान उनकी वजह से भी पहुंचता है। और निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि एक तो हिमाचल की इकॉनमी जो है वो 2 चीज़ों पर जो बेस्ड है ज़्यादा। एक तो टूरिज्म है, और हिमाचल मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एक तरह की, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत दुनिया भर का टूरिस्ट आता है। और एक तो इन घटनाओं के कारण 4-5 महीने की टोटल जो भी बुकिंग हुई थी, रिजर्वेशन हुई पड़ी थी होटल्स की, सारी की सारी कैंसिल हो गई, क्योंकि एक दहशत का एक माहौल हो गया पूरे देश दुनिया में। और ऐसे में होटल इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और खासतौर से टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है, वहाँ की खबरें इस प्रकार से जाती है, तो स्वाभाविक रूप से कोई उसको कोई हल्के में नहीं लेता, उसको गंभीरता से लेता है। और दूसरी जो बात है, जो हमको डैमेज दूसरा हुआ कि एप्पल का सीजन इस वक्त पूरा जोर पर है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टोटल डैमेज हुआ पड़ा है, चाहे वो नेशनल हाईवे 4 लेन है, चाहे इसके अलावा जो हमारे गांव को जोड़ने वाली छोटी जो सड़कें हैं, जो बगीचे को जोड़ती हैं, गांव को जोड़ती हैं, उनमें से 80% से ज़्यादा सड़कें, 80 के 90, अब तो 2 दिन से तो 90% सड़कें बंद पड़ी है। और ऊपर से सेब तैयार है। सेब अगर 3 दिन तक अगर मार्केट में नहीं पहुंचता है तोड़ने के बाद, तो उसकी कीमत आधी रह जाती है। 5,000 करोड़ की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश की एप्पल की इकोनॉमी है, और उसमें निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जयराम जी, जरा ये बताइए कि जो मिसिंग लोग हैं, वजह से बहुत पीछे चला गया। सर, जो मिसिंग लोग हैं उनके ढूंढने के लिए किस तरह से प्रयास हो? आप ही बता रहे हैं कि 90% रोड्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, एयर ड्रॉपिंग करनी पड़ रही है, जेसीबी मशीन्स की भी, और रोड्स बनने में बहुत वक्त लगेगा। तो मिसिंग लोग हैं, उनके लिए किस तरह का अभियान चल रहा है? कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि उन्हें ढूंढा जाए और फिर उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जाए? देखिए, मैं एक तो केंद्र सरकार के मैं धन्यवाद करता हूं, पीएम साहब का, अपने गृह मंत्री जी का।
विशेष तौर से, और जिनने हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर भेजी है, और इसके अलावा आर्मी भी काम पर लगी है सर्च के काम में। जहाँ जो लोग मिसिंग है उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रयत्न जारी है। और ख़ास तौर से पिछले 2 दिन से तो कांगड़ा जिला के अंतर्गत जहां अभी नुकसान नहीं हुआ था, वहां पर भी पौंग डैम से पानी छोड़ने के बाद वहां पर पानी को 20 किलोमीटर के रेडियस में इस कदर भर गया है कि सारे घर जलमग्न हो गए हैं वहां पर। और वहां पर लगभग 1,500-2 हज़ार लोग जो बीच में जो स्टैंडर्ड थे, जो फंसे थे, उनको आर्मी की मदद से चॉपर और किश्ती की वजह से माध्यम से निकालना पड़ रहा वहां से। वो तो कठिनाई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रयास तो हैं। पुलिस भी लगी है हिमाचल प्रदेश की, एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, आर्मी भी लगी है, और लोकल लोग भी बढ़ चढ़ करके उसमें काम कर रहे हैं। मंडी आपका इलाका है जयराम जी, मंडी आपका इलाका है, मंडी के बारे में क्या अभी ताजा अपडेट आप दे पाएंगे? दिक्कत आ रही है। नहीं, देखिए, मंडी के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि जो डैमेजेस हुए हैं, मेजर डैमेज तो उसमें ये हुआ कि जो पार्वती प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया उसने लारजी को डैमेज किया। लारजी का 126 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल तबाह हो गया है फिलहाल। वो उसको कम से कम मुझे लगता है कि 1 साल से ज़्यादा समय लगेगा उसको रिस्टोर होने के लिए, क्योंकि उसमें पूरा मलबा घुस गया है। प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट था ये। और उसके बाद मंडी में जो ब्रिजेज हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। पंडोर डैम के आगे का इलाका जो है, मंडी का शहर का इलाका, तो उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान। 100 साल पुराने पुल बह करके चले गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज हुआ है। हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए तो उन्होंने भरपाई करने के लिए उन्होंने कहा है, और वो मदद कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। और इससे हमको थोड़ी लग रहा है कि थोड़ी राहत होगी निश्चित रूप से जब केंद्र की मदद होगी। चलिए जयराम ठाकुर जी, आपने हमें वक्त दिया, इंडिया टीवी से बात की, शुक्रिया आपका। तो हिमाचल में जो भयानक मंजर दिख रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? क्या लोगों की मनमानी वजह है या फिर सिस्टम की लापरवाही? आखिर कौन है इस आपदा के पीछे जिम्मेदार? क्या सिर्फ ड्रेनेज या सीवरेज सिस्टम जिम्मेदार है या वजह कुछ और है? आपदा के हालात जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। बहुत दुख का यह विषय है, आज हम इस मौके पर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे जरा समझना चाहेंगे, शिमला में पहली बार तो यह बारिश होने रही हिमाचल प्रदेश में, इस बार ऐसा क्या हो गया कि इतनी तबाही अपने साथ लेकर आया है यह मौसम? देखिए, लगभग पिछले 4 महीने से जो बारिश का निरंतरता बनी हुई है, और खास तौर पे पिछले 50-60 दिन से तो उसने इतना भयानक रूप ले रखा है, जिससे कि ये चारों तरफ जो है तांडव मचा हुआ है, और लगातार नुकसान होता जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। 300 से ज्यादा लोग इस मानसून में जान गंवा चुके हैं, और 50 के आसपास लोग लापता हैं। और आज सारा फोकस जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पे है। कांगड़ा में पौंग डैम का पानी छोड़ने की नौबत आ गई। अब पौंग डैम में जब आज कल पानी छोड़ा था, तो उसके बाद वहां पे लगभग 1500 के आसपास लोग फंस गए थे, और उनका इवैक्यूएशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार, और बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद अभी तक डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से मेरी अभी बात हुई थी, तो 1150 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी 150-200 लोग और जो है बाहर निकालने का प्रयास लगातार हो रहा है। तो डैम्स जो हैं, जो हमारे बड़े रेजर्वायर्स हैं, चाहे वो पौंग डैम है, चाहे ये भाखड़ा है, इनका भी अब जो मैक्सिमम लेवल था कि 1400 फीट से ऊपर जब क्रॉस कर रहा है, तो इससे ये स्थितियां खड़ी हुई हैं। क्योंकि हालांकि उन्होंने समय रहते सूचित कर दिया था कि अब जो है पानी छोड़ने की स्थिति को टाला नहीं। मुकेश जी, जरा एक एक करके बात करते हैं। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं कल के हादसे की दिखा रहे हैं। मैं खुद शिमला का हूं, आपने इतने सालों तक पत्रकारिता भी की, इतने टाइम से आप पॉलिटिक्स में, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, सीएम साहब ने कुछ देर पहले ये कहा है कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, तो जरा ये समझाइए, जो कल कृष्णानगर में हादसा हुआ है, हालांकि वो वक्त रहते खाली करा लिया गया था, फिर भी 2 लोगों की मौत है, कई लोग दबे हुए हैं, उसमें ऐसी जानकारी मिल रही है, वो ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, जरा इसको अगर आप समझा पाए, मुख्यमंत्री जी ने ये कही है बात।
नहीं, अभी सिस्टम तो हर तरह से ही फेल हो गया। जो पहाड़ों के विकास पे तो अब नए सिरे से चिंतन करना पड़ेगा। और खासतौर पे पिछले 2 दिनों में जितनी घटनाएं हुई हैं, अकेले 2 दिनों में लगभग 60 से 65 डेथ्स पिछले 48 घंटे में हुई हैं। खासतौर पे शिमला में जो शिव मंदिर के पास बादल फटा और उसमें अब तक 13-14 बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। अभी भी कोशिश हो रही है मलबे से बॉडीज निकालने की। और दूसरी तरफ कृष्णा नगर में भी जो कंस्ट्रक्शन थी वो बेतरतीबी कंस्ट्रक्शन हुई और उसके बाद जो है बिल्डिंग्स एक के ऊपर एक सटी हुई थी, हालांकि उनको खाली करवाया गया। अब पानी निकलने को जब कहीं से जगह नहीं मिल रही है और पूरी तरह लैंड पूरी तरह सैचुरेट हो चुकी है, तो कोई ना कोई रास्ता वो निकाल रहे हैं। और इससे जो है जो बिल्डिंगों के जो बेस है वो सारा हिल गया। और एक बिल्डिंग गिरती है या एक पेड़ गिरता है तो अपने साथ वो 3-4 बिल्डिंग्स को क्षति करता है। एक पेड़ गिरता है तो नीचे की सारी बिल्डिंग्स को वो दबा देता है। तो लगातार बादल फटने से या बिल्डिंग का बेस हिल जाने से ये घटनाएं घटित हो रही हैं। और पानी अपना रास्ता बना रहा है, पानी कहीं से भी रास्ता निकाल रहा है। और इसीलिए कृष्णा नगर में तो साफ नजर आ रहा है, जब आपने उसकी तस्वीरें देखी होंगी, कि एक बिल्डिंग हिली है, उसने सारा नीचे तक तबाह कर दिया है। और ड्रेनेज तो निश्चित तौर पे प्रभावित हुई है। सर आखिर में जरा ये बता दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरा कोऑपरेशन आपको मिल रहा है, हेल्प मिल रही है जो आप मांग रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा नुकसान है, बहुत वक्त लगेगा वापस से वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। अब जो जान का नुकसान हो रहा है वो तो सबसे बड़ा नुकसान है ही। बिल्कुल ये ऐसा है कि गाड़ियां नदियों में जा रही हैं। हमारे को चंबा में नदी में बह के उन्होंने जान गंवा दी। कोंटा साहब में 5 लोगों की डेथ हो गई। अभी प्राशर मंडी में जो है वहां 7 लोग मारे गए। सोलन के ममलीग में अभी 7 लोग मारे गए। तो ये लगातार डेथ का आंकड़ा बढ़ रहा है, टोल बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है। और हम तो लगातार सेंटर के पास जा रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, इसको राष्ट्रीय आपदा आप घोषित करें। किस बात का इंतजार है? इससे बड़ी आपदा तो हो नहीं सकती। हर तरफ से तो प्रदेश जो है घिर गया हुआ है जी, और छोटा प्रदेश है। हम लगातार उनसे मांग कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, हमारी मदद की जाए। नॉर्म्स के तहत तो मदद हर प्रदेश को मिलती है, लेकिन ठीक है। मुकेश अग्निहोत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इंडिया टीवी से बात की, शुक्रिया आपका। तो अभी तक आपने हिमाचल प्रदेश के सीएम, पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम को सुना। तीनों नेताओं ने आपदा के पीछे अलग अलग वजह बताई, लेकिन इनमें एक वजह कॉमन थी और वो था ड्रेनेज सिस्टम। हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा ने शिमला की ड्रेनेज सिस्टम की पड़ताल की है। आइए चलते हैं पीयूष मिश्रा के पास। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कई दिनों में हुई तबाही के कई कारण हैं। उनमें से एक बड़ा और प्रमुख कारण है बेकार ड्रेनेज सिस्टम। इस वक्त हम शिमला के कृष्णानगर इलाके में हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंदे नाली का पानी किस तरह से सड़कों पर ही बह रहा है। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं पानी का बड़ा सोर्स, ये पानी जो है ये शिमला सिटी का पानी है, जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आ रहा है और पहाड़ों के बीच से होता हुआ, सड़कों के रास्ते से होता हुआ कई इलाकों में जा रहा है। इस पानी की वजह से जो मिट्टी है, जो पहाड़ है, वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। पानी रिस कर अंदर पहुंच जाता है, जिससे मिट्टी जो है लगातार खिसकने लगती है। आगे बढ़कर आपको और तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से ये पानी जो शिमला सिटी का है, गंदे नाली का पानी, वो कितने बहाव में सड़क पर बह रहा है और ये कई इलाकों से होता हुआ, शिमला से होता हुआ नीचे जाता है और निचले इलाकों तक पहुंचता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये गंदे नाले का पानी आगे बढ़कर एक और बड़ा जो यहाँ पे गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। ना सिर्फ एक जगह से ये पानी आ रहा है, बल्कि कई जगहों से ये पानी आता हुआ आपको नजर आ जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन अनुज से कहूँगा अगर वो आगे आकर तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पानी जो ऊपर से आ रहा है वो लगातार इस तरह से नीचे गिरता हुआ, गंदे इलाकों से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और शिमला के कई इलाकों में घरों से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, जिस वजह से लगातार मिट्टी कमज़ोर हो रही है और लैंडस्लाइड की खबरें कई जगह पर आ रही है। ये शिमला का मेन हाईवे भी है,
जहाँ के नीचे जो पुल है उसके नीचे की जो ज़मीन है वहाँ से पानी होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम शिमला के अंदर पूरी तरह से फेल्ड है। अगर यहाँ पर एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होता तो यहाँ पर सिस्टम के माध्यम से पानी निकलकर अपने सही रास्ते को पकड़ता हुआ अपनी सही जगह पर पहुँचता। मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फेल्ड ड्रेनेज सिस्टम होने की वजह से पानी रिस कर कई घरों में होता हुआ, कई पहाड़ों में होता हुआ मिट्टी को कमज़ोर कर रहा है, जिस वजह से लगातार जो है शिमला में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। तो पीयूष मिश्रा की ये रिपोर्ट आपने देखी। आप देखें जिस जगह कल ये हादसा हुआ कृष्णा नगर, ये वो इलाका है जहां पर एक बड़ी कॉलोनी यहां पर है और काफी सालों से ये कॉलोनी है, जहां सीढ़ी नुमा अगर कह जाए एक घर उसके ऊपर एक घर, और ऐसे करते करते अगर आप देखें तो ये पूरा इलाके में घर है जहां पर ये ताश के पत्तों की तरह से नीचे गिर गए। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू साहब जुड़ रहे हैं। साहब शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। सर, इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म हो गया या अभी भी चल रहा है? क्या सर अपडेट आप दे पाएंगे? देखिए, जो शिमला में जो दो हादसे हुए इसमें तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और हम तब तक करते रहेंगे जब तक लास्ट बॉडी रिकवर नहीं होगी। लेकिन मैं जनरली ये कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में बहुत ज्यादा बारिश हुई, स्पेशली जो ब्यास रिवर बेसिन है और जो सतलुज का रिवर बेसिन है, जिसके कारण सबसे पहले तो नदियों में स्तर बहुत बढ़ गया और डैम्स में बहुत बड़ा स्तर बढ़ गया। साथ ही साथ जो रोड्स हैं काफी डैमेज हुई, कई कई जगह क्लाउड बस्ट आया, कई जगह लैंडस्लाइड है, कई जगह रॉक स्लाइड है। लेकिन ऐसा हुआ इतनी ज्यादा बारिश होने के कारण काफी घर सैचुरेट भी हो गए और नीचे जो सब सॉइल था वो लिक्विफाई हो गया। ऐसे इंसिडेंट्स अब आ रहे हैं जिसमें घर ढह रहे हैं। तो सर ये एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सिनर्जी चाहिए होती है, मिलके आप लोग सब काम कर रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही, क्योंकि रोड्स अब 90% रोड्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं? नहीं, आपकी बात सही नहीं है। 90% रोड नहीं डैमेज हुए, काफी रोड डैमेज हुए हैं। तो हमने ऑल्टरनेटिव रोड्स जो है लोगों के मूवमेंट के लिए वो हमने खोले हैं। उसमें हिमाचल प्रदेश के पुलिस 24/7 डिप्लॉयड है। हम इंश्योर कर रहे हैं कि सबको सीमलेस ट्रेवल हो। लेकिन मेरी आपके माध्यम से ये भी अपील है कि एसेंशियल ट्रैवल ही करें, नॉन एसेंशियल ट्रैवल ना करें, क्योंकि जहां जहां नेशनल हाईवेज टूट गए हैं, हमने जो लिंक रोड चालू किए हैं उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। और हाल ही में अभी मैं मनाली से आ रहा हूँ, सब जगह रोड्स चालू हैं, लेकिन बार बार लैंडस्लाइड या रॉक स्लाइड के कारण रुक रहे हैं। हम उनको साफ करवा रहे हैं और हमारे जवान 24/7 लगे हुए हैं। हम धीरे धीरे करके सारी गाड़ियां निकाल रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, जो एसेंशियल मूवमेंट है वो करिए। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, फिर सप्लाईज हैं, स्पेशली एलपीजी ऑयल है, इनको हम मूव करवा रहे हैं। उसके बाद जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं उनको भी हम अलाउ कर रहे हैं मूवमेंट के लिए। सर, चूंकि कल आप मौके पर थे, हम लगातार आपकी बाइट्स भी सुनवा रहे थे, सुन रहे थे। सराहनीय काम पूरी पुलिस ने किया है, रात भर आपके जवान वहां पर मौजूद रहे। सर, वो ड्रेनेज सिस्टम की बात आज सीएम साहब लगातार कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है। जरा समझना चाहेंगे ये हादसा हुआ क्यों, क्या वजह है इसकी? देखिए, तो मैटर ऑफ डिटेल्स है, तो कोई टेक्निकल आदमी ही बता पाएगा। इट इज नॉट प्रॉपर टू इन्वेस्टिगेट द केस नाउ। अभी तो बेसिकली रिलीफ एंड रेस्क्यू जो है वो चल रहा है। ना केवल शिमला में, ऐसे इंसिडेंट्स मंडी में भी हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट सोलन में भी हुए हैं, पूरे राज्य भर में हो रहे हैं। एक हमारा एसओपी है क्या करना है, और हम यही कर रहे हैं कि विदाउट एनी डेंजर टू आवर ओन ट्रूप्स ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी कैजुअलिटी को कैसे इवैक्यूएट करें और डेड बॉडीज को कैसे रिट्रीव करें। इसमें हमारा काम लगा हुआ है। इसमें हमारी मदद स्टेट एसडीआरएफ भी कर रही है, एनडीआरएफ भी कर रही है, इंडियन आर्मी भी कर रहे हैं और वॉलंटियर्स भी कर रहे हैं। कुल मिला के एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि जो नेचुरल डिजास्टर है बहुत बड़े लेवल का है, लेकिन फिर भी हम मिलके इसको बेस्ट और ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज करके इसको हम एड्रेस कर रहे हैं। सर, आपने बताया आप कुल्लू से लौट रहे हैं, आज पोंग डैम की भी खबर आ रही है कांगड़ा में, वहां की कुछ अपडेट, कुछ स्थिति बता पाएंगे आप सर? देखिए, ऐसा है, पोंग डैम में 1974 के बाद में सबसे ऊंचा लेवल आया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ब्यास बेसिन में बहुत ज्यादा बारिश हुई, हिस्टोरिक हाई हुआ है। तो उन्होंने गेट खोले हैं। गेट खोलने के कारण जो आगे के एरिया, डाउनस्ट्रीम एरियाज है, उसमें फ्लडिंग या इनंडेशन हुई है। उसमें काम चल रहा है और हमने ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया से अलर्ट किया था। डाउनस्ट्रीम एरियाज भी अलर्ट रहे। साथ ही साथ बाखड़ा में भी
गेट्स खोले हैं, 12 फीट के करीब गेट्स खोले हैं, उससे क्या हुआ है, जो इनफ्लो है आज के दिन में आउटफ्लो से कम हो गया है, तो धीरे धीरे करके उसका लेवल भी कम हो जाएगा। तीसरा मेजर डैम है पंडोर डैम, उसमें भी धीरे धीरे करके लेवल नीचे आ रहा है और हम आशा करते हैं अब अगले 24 घंटे में ये तीनों रिजर्वायर से इसमें पानी में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और सर, जो मिसिंग लोग हैं उनके बारे में भी आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, जरा उस बारे में बताएंगे आप? देखिए, जो मिसिंग लोग हैं उनको हम 15 सितंबर तक तो हमारे स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम सारे चालू हैं, हम उनकी खोज करते रहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज्यादा है, पानी का वॉल्यूम इतना ज्यादा है, लोग पानी से दूर रहें और पानी के नजदीक वेंचर ना करें, क्योंकि बड़ा ट्रेचरस सा पानी है। कई बार लोगों को लगता है कि बड़ा सेफ है, लेकिन उसमें लोग फिर शक हो जाते हैं। तो हम इनकी जो तलाश है मिसिंग डेड बॉडीज की, हम करते रहेंगे और जब तक हम आखिरी दम तक, जब तक हम सबको रिकवर नहीं करेंगे, तब तक हिमाचल प्रदेश पुलिस काम करती रहेगी। संजय कुंडू साहब, आप और आपका पुलिस महकमा बहुत सराहनीय काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया टीवी को वक्त लिया, हमसे बात किया। आपने डीजीपी को सुना, जिस इलाके की वो बात कर रहे थे, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरा दिखाते हैं। शिमला के कृष्णानगर में जहां बिल्डिंग्स एक दूसरे पर ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल भी हो रही हैं। हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा उसी जगह से ताजा हालात क्या हैं उस बारे में बता रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं कृष्णानगर। इस वक्त हम शिमला के कृष्णानगर इलाके में मौजूद है, जहां पर कल स्लॉटर हाउस ढह गया था। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से मलबा जो है पूरी तरह से नीचे आ गया और अब प्रशासन ने लोगों को आसपास के सभी घर खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग अपने घर का जो सामान है वो लेकर नीचे आ रहे हैं। लोग विवश हैं आप घरों को खाली करने के लिए, क्योंकि आसपास की जो जमीन है वो काफी कमजोर हो गई है, मिट्टी जो है वो लगातार दरक रही है, जिस वजह से लोगों को कहा गया है कि वो अपने घर खाली करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अब अपने घर का सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप सामान लेकर बाहर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, छोड़ के जा रहे थे, इधर से ना जा रहे हैं ना सब। हाँ जी, क्यों ऐसा क्या हुआ, क्या खाली क्यों करना पड़ा? ये सब गिर रहे है ना, मकान गिर रहे, बस उसकी वजह से खाली कर रहे। मिट्टी कमजोर पड़ गई? हाँ जी, मिट्टी कच्चा मिट्टी में मकान है सारा, उसकी वजह से खाली कर रही है। आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे? हम तो हो गया, हम तो नेपाल के रहने वाले हैं। इधर जो मालिक का संबंध हो रहे हैं हम तो ना। अच्छा, ये सारा सामान खाली हो रहा है? हाँ जी, जी जी, जितने भी घर हैं सबको कहा गया खाली? हाँ जी, ऊपर जो गुरुद्वार से नीचे को बोल रहे सारे खाली करने के लिए, कहाँ तक होना जी खाली। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है अपने घर का सामान लेकर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि आसपास के जितने भी घर हैं उनको खाली कर दिया जाए, क्योंकि मिट्टी लगातार कमजोर हो रही है। जितने भी घर हैं ऊपर वो कभी भी ढह सकते हैं, इस तरह का अंदेशा जो है वो प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है। हम देख सकते हैं एक और शख्स सामान लेकर आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर आप? हम तो यहाँ से शिफ्ट करके जा रहे हैं जी। अब क्या करें, बाकी सारा सामान चले गया कुछ और थोड़ा बहुत जो बचा वो ले जा रहे हैं जी। बाकी सारा नुकसान हो गया हमारा को। कितना नुकसान हुआ? और ये देखो सर, सारा वो घर वो सारा सामान कोई तो उठा ही नहीं पाया, बाकी 2-4 घर का तो सामान ही नहीं उठाया हमने। बस क्या करें, परेशान हो गया। और वो बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वही सामान सारे सर हम। अच्छा, अभी क्या प्रशासन ने क्या कहा कि घर कमजोर हो चुके हैं? हाँ, घर कमजोर हो चुके हैं, सारे खाली कर दो बोल दिया है। ये बोला है? हाँ, पुलिस प्रशासन आया ऊपर, वो खाली करो, वहाँ से हटा दिया। सारे घर खाली हो गए? हाँ जी, कम से कम 40 घर खाली हो गया। 40 घर? 40 घर। तो लगभग 40 घर जो शिमला के कृष्णनगर में पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं, उन सभी घरों को खाली करने के निर्देश जो है प्रशासन ने दे दिए हैं। इसी वजह से सभी घरों को यहाँ से अब खाली किया जा रहा है। सामने रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल प्रदेश पुलिस और आसपास के जो लोग हैं वो मिलकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो कल शिमला के कृष्णानगर में जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने क्या देखा, क्या किया, सुनिए चश्मदीद की जुबानी शिमला में कुदरत के कहर की दिल दहला देने वाली कहानी। कल शिमला में जब लैंडस्लाइड हुई तो उसमें ना सिर्फ स्लॉटर हाउस चपेट में आया, बल्कि आसपास की काफी मकान चपेट में आ गए। हमारे साथ इस वक्त एम थापा मौजूद हैं, जो स्लॉटर हाउस के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन सौभाग्यवश ये बचकर वहां से बाहर आ गए। उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि पूरा हादसा कैसे हुआ। एम थापा जी, आप ही बताइए, जब स्लॉटर हाउस में लैंडस्लाइड हुआ, जब जमीन दरकी और जब बिल्डिंग नीचे आई, तब आप अंदर ही मौजूद थे? हम रास्ते में था सर, या सड़क में जा रहा था कैश निकालने के लिए। सोनू चाचा, मैं राजू अपना कमरे के अंदर था थोड़ा कैश। मेरा फैमिली का सोने गहने था, जेवर और कैश पड़ा हुआ था मेरा भी और ऑफिस का। सोनू चाचा मैं इकट्ठे गया था, थोड़ा आगे वो था, थोड़ा पीछे मैं जा रहा था। उसी टाइम में जो है ना बिल्डिंग आ गया सर। बिल्डिंग
आ गया, दिखाई दिया, मैंने बोला बैग हो जाओ सोनू सर। उसके बाद मैं जो है ना बैग हो गया, सोनू सर भी पीछे पीछे भी आ रहा था। मैं यहाँ निकल गया, मैंने बोला सोनू चाचा दब गया, मैं रोया फिर यहाँ आगे देखो वो वीडियो है जो वीडियो जो सोनू है जो दब गए अंदर, दब गया, मेरा पीछे पीछे आ गया था। वो 1 मिनट से लेट हो गया भागने में, नहीं तो ये यही रोड में था तीनों हम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।